अगर आप शेयर मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको आज के बाद किसी से टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक की समरी, जो कि पीटर लिंच ने लिखी है। पीटर लिंच जो कि वॉरेन बफेट के बाद दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है, उनका नाम वॉरेन बफेट के साथ आता है। तो पीटर लिंच ने बताया है कि एक नॉर्मल इंसान, एक प्रोफेशनल जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह को कंट्रोल करता है, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कर सकता है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक की समरी, और सबसे एंड में मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान एक प्रोफेशनल से ज़्यादा अर्न कर सकता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, क्या एडवांटेज होते हैं नॉर्मल इंसान के। तो सबसे पहले चलते हैं। पहला, नो योर कंपनीज कैटेगरी। अपनी कंपनी की कैटेगरी को जानें। पीटर लिंच ने 6 भागों में कंपनियों को बांटा है। सबसे पहले स्लो ग्रोथ, जो कंपनियां पहले ही बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, उनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, यानी वो धीरे धीरे बढ़ती है, उनमें रिस्क भी बहुत कम होता है। जैसा कि रिलायंस, TCS, कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं और इनमें आपका रिस्क भी कम होगा और आपका रिवॉर्ड भी कम होगा। दूसरी उन्होंने बताया है स्टॉलवर्ट, यानी मिड कैप, जिसमें आपका मीडियम रिस्क होता है और मीडियम ही रिवॉर्ड होता है। ये 25 से 30% तक ग्रो करती है, जबकि स्लो ग्रोथ वाली कंपनियां 10 से 15% तक हर साल ग्रोथ करती है। जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये मिड कैप कंपनियां, यानी इनमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और इनके कंगाल होने के चांसेस बहुत कम है, यानी आपके करप्ट होने के चांसेस इनकी कंपनी के बहुत ही कम है। आपकी सेफ्टी इसमें ज़्यादा है, लेकिन आपका प्रॉफिट वो कम है। और तीसरा, जो कि फेवरेट है पीटर लिंच की, हाई ग्रोथ। इनमें वो कंपनियां होती है जिनमें आने वाले समय में वो 10 गुना 5 गुना तक की रिवॉर्ड दे। ये कंपनियां बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। इनमें आपको जब उस कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज होती है, यानी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या कारण है, इसलिए भविष्य में आगे बढ़ेगी, तो उसी पर आप उस कंपनी को ढूंढ कर उस पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आज से 10 साल पहले जिसने टेस्ला और स्पेसएक्स इन चीज़ों को अज्यूम कर लिया होगा कि ये आने वाला फ्यूचर होने वाला है, तो वो आज बहुत ही ज़्यादा अरबपति होंगे। जैसा कि टाइटन का शेयर खरीदा था राकेश झुनझुनवाला ने 2012 में सिर्फ 5 रुपए में, और आज आप देख सकते हैं कि टाइटन का शेयर कितना महंगा है। उसी तरह आपको देखना होगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट कर सकता है, उसको आप ढूंढे और उससे आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चौथा है साइक्लिकल कंपनी, ऐसी कंपनियां जो कि इकोनॉमी के हिसाब से चलती है, यानी कुछ सिचुएशन के हिसाब से चलती है। जैसे कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे कि आदमी कारें जब ही खरीदते हैं जब उनकी इकोनॉमी अच्छी हो, जब भी इकोनॉमी क्रैश होती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल कंपनी में पड़ता है। यानी साइक्लिकल कंपनियां हैं, यानी इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसा कि अभी कोविड के टाइम पे फार्मा इंडस्ट्रीज, जो कंपनियां सैनिटाइजर्स वगैरह बनाती थी, उनका मार्केट के बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन जैसे ही कोविड नीचे गिरा है तो उससे उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों कम हुआ है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब आपको उसमें एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट लेना है। यही साइक्लिकल कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 50% का प्रॉफिट बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कब आपको घुसना है, कब आपको बाहर निकलना है। जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज भी इसमें आती है। और पांचवा है टर्न अराउंड कंपनी, वो कंपनियां जो कि बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है, उनके शेयर बिल्कुल गिर चुके हैं, सबने आस छोड़ दी है कि ये अब कभी भी वापस खड़ी नहीं हो सकती। उनके बारे में अगर आपको कुछ ऐसे सीक्रेट पता है, उनकी कुछ ऐसी रणनीतियाँ कि जिनसे वो आगे बढ़ सकती है, वो दोबारा बाउंस बैक कर सकती है, तो वो कंपनी आपके लिए 10 बैगर साबित हो सकती है। यानी आपको वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, उसमें आपको पैसे डूबने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि वोडाफोन आइडिया अभी के टाइम में, वो अभी बिल्कुल उनके शेयर नीचे है। अगर आपको उनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि किस कारण से वो कर सकती है, जैसे यस बैंक, तो ऐसे शेयर टर्न अराउंड कंपनीज में आते हैं। और छठा और लास्ट है हिडन एसेट, यानी आपको कंपनी के बारे में ऐसे एसेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो कि पूरी दुनिया से बेखबर है। जैसे कि अगर मान लो किसी कंपनी का होटल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो उन रियल एस्टेट्स की वैल्यू जो कि कंपनी ने 20-30 साल पहले खरीदी थी, उनकी वैल्यू बैलेंस शीट में उतनी ही बताई जाती है जितनी उस टाइम पे उन्होंने खरीदी थी। लेकिन आपको पता है कि वो किस जगह पर है, और उसकी वैल्यू आज 10 गुना 20 गुना तक है उस रियल एस्टेट की। कुछ इन्वेंट्री हो सकती है जो कि आपके हिडन एसेट में, यानी जो दुनिया को पता नहीं है और वो आपको पता है, इससे आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अपनी कंपनी की कैटेगरी को जानें कि आपकी कंपनी कैसी है और उसके हिसाब से ही आप उससे एक्सपेक्टेशंस रखिए।
दूसरा लेसन बताते हैं, हाउ टू फाइंड 10 बेगर कंपनी, यानी 10 गुना रिटर्न देने वाली कंपनी के लिए पीटर लिंच 10 वो बताते हैं टिप्स, जिनको देकर आप 10 गुना तक रिटर्न देने वाली कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पीटर बताते हैं वो बताते हैं बोरिंग नेम, यानी कंपनी का नाम और इंडस्ट्री का नाम बोरिंग होना चाहिए, जैसे कि पेडिटाइल इंडस्ट्री है। एनर्जी या टेक की कंपनियां नहीं होनी चाहिए जिनका नाम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और बोरिंग काम होना चाहिए उनका, जैसे कि फेविक्विक, एस्ट्रल पाइप। ऐसे ये कंपनी आज बहुत ही बड़ी हो चुकी है, लेकिन जब इनको 10 साल पहले किसी ने पहचाना होगा तो आज अरबों करोड़ों कमा रहा होगा। तीसरा है समथिंग डिसएग्रीएबल, जैसा कि सिगरेट, गुटखा, शराब। ये ऐसी कंपनियों को में आप निवेश कर सकते हैं जिससे कि दुनिया निवेश करने में कन्नी काटती है। चौथा है स्पिन ऑफ, यानी बड़ी कंपनी में से जो पर्टिकुलर कंपनी है उसको अलग करना, यानी जैसा कि अभी रिलायंस है, तो रिलायंस में से अगर जियो को स्पिन ऑफ कर देते हैं यानी अलग कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि उसका मार्केट और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप भी उस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई बड़ी कंपनी किसी इंडिविजुअल को अलग करती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकती है आपको। पांचवा, इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट, एनालिस्ट डोंट फॉलो इट, यानी संस्थाओं के पास इसकी ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं कि FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर, ODII यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इनके ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए, यानी आपका शेयर ज़्यादा प्रॉफिट वाला पॉपुलर नहीं होना चाहिए। अगर सभी को पता है तो आप उससे 10 गुना नहीं कमा सकते। और छठा है इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग, यानी वो इस इंडस्ट्री में निवेश करे जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करी, जैसे टेक, फार्मा, इनमें सभी लोग लगा रहे हैं तो इनमें आप 10 गुना तक नहीं कमा सकते। ऐसे निश पे यानी स्पेसिफिक काम कर रहा हो, वो अलग ही काम कर रहे हो दुनिया से हटकर, और उनका एक निश हो, कुछ फोकस हो, तो उस पर आप निवेश करेंगे और उस पर आप 10 गुना तक रिटर्न पा सकते हैं। और सातवां है हेजी रेकनिंग रेवेन्यू, यानी पीटर लिंच बताते हैं मैं ऐसी कंपनी में निवेश करना पसंद करूंगा जिसको कंज्यूमर बार बार उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट, साबुन, तेल वगैरह, इन चीज़ों को, मेडिसिन्स, इन चीज़ों की कंपनियों में मैं ज़्यादा निवेश करना पसंद करूंगा। आठवां है यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कंपनी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी और अपनी कॉस्ट को कम कर पाएगी, जैसा कि सबसे बेस्ट उदाहरण है यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और बहुत सारे उदाहरण हैं। नौवां है इनसाइडर आर बाइंग, यानी जो कंपनी के इनसाइडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स या बड़े बड़े जो पद पर हैं या उनके रिश्तेदार, वो बाय करनी चाहिए। अगर वो शेयर बाय कर रहे हैं उस कंपनी की तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वो कंपनी फ्यूचर में बहुत ही अच्छा करने वाली है। और 10वां और आखिरी है व्हेन कंपनी बाय बैक इट्स शेयर, जब कंपनी खुद के शेयर्स को बाय बैक करती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल है। उसको खरीदने से आप कभी नहीं चूकिए, वो आपको भविष्य में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने जाएगी। और तीसरा लेसन बताते हैं पीटर कि किन शेयर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस स्टॉक्स पे आप नज़र रखते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप किसको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला बताते हैं पीटर हॉटेस्ट इंडस्ट्री हॉटेस्ट स्टॉक, यानी उस इंडस्ट्री, हॉटेस्ट इंडस्ट्री के हॉटेस्ट यानी सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर शहर को, जो कि हर एक की जुबान पे है, हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल और हर एक अखबार उसके बारे में न्यूज़ छापता है, तो उससे आपको दूर भागना है, उससे आपको बचना है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, बल्कि उसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी लोग उसे बहुत ज़्यादा रेट पर खरीदते हैं, तो वो आपको नुकसान देगा। और जैसा कि 2008 में .com बबल हुआ था, जिस टाइम पर जो भी इंसान किसी भी टेक कंपनी को देखता था, .com पीछे देखता था, तो उसमें निवेश कर देता था बिना सोचे समझे कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, तो उन्हें उस क्रैश का सामना करना पड़ा। और अभी के टाइम पे टेक कंपनीज, एनर्जी कंपनी, इनमें इनका नाम देकर ही वो बिना सोचे समझे इनमें निवेश कर देते हैं। दूसरा बताते हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, नेक्स्ट रेट कंपनी, यानी जो कहते हैं कि नेक्स्ट IBM होगा, ये नेक्स्ट एप्पल होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा, इनसे हमें बचना चाहिए। और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो कंपनी अपने मेन फोकस से, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसा कि अगर मान लो किसी का फूड का बिजनेस है, जैसा कि अगर मैकडोनल्ड्स है तो उसका फूड का बिजनेस है, और वो अगर कंप्यूटर सेक्टर में घुसती है, अपने दूसरी कंपनियों को एक्वायर करती है, उनके शेयर्स खरीदती है, यानी अपना फोकस डाइवर्स करती है, अपने इन्वेस्ट करती है, तो उनसे आप बचिए। जब भी कंपनी अपना मेन फोकस यानी अपने काम से दूसरी कंपनियों पर फोकस करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर वो उससे रिलेटेड कंपनियों को एक्वायर कर रही है तो वो अच्छा है, जैसा कि अगर फूड कंपनी है तो वो कोको कोला ऐसी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, उनमें अपना इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन वो कंप्यूटर कंपनी में अगर इन्वेस्ट करी है तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है, आपको उनसे बचना चाहिए। और लास्ट है विस्पर स्टॉक, यानी चौथा है विस्पर स्टॉक, जैसे कि ऐसी
संभावनाएं जिनकी होने की बहुत ही कम चांसेस है, अगर वो होंगी भी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद में होंगी, उनके कोई चांसेस नहीं, उनसे आप बच कर रहिए। जैसा कि अगर कोई आपसे कहे कि इलोन मस्क आपको चांद पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर आपको अभी प्लॉट कटा लेने चाहिए, तो वो बहुत ही बुरी बेवकूफ़ी वाली बात होगी, उनसे आप बच कर रहिए। और पांचवा और सबसे ज़रूरी है अट्रैक्टिव नेम। ज़्यादातर जो भी बिगिनर्स होते हैं शेयर मार्केट में, वो सिर्फ कंपनी के नाम को देखकर, पीछे के नाम को देखकर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ना कि उसके फंडामेंटल्स को जानकर कि ये कंपनी किसकी है, क्या करती है। सिर्फ अगर उसके नाम के पीछे जैसे कि एनर्जी हो, टेक कंपनी हो, फार्मा हो, एविस, तो उसमें बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, अट्रैक्टिव नाम के चक्कर में आप अपना लॉस ना कर बैठे। और चौथा जो पीटर बताते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, नो सम इम्पोर्टेंट एंड सिंपल फंडामेंटल्स। कुछ जरूरी और सिंपल फंडामेंटल्स आपको जानने जरूरी है। जैसा कि सबसे पहले पी रेशियो, मैं आपको बता देता हूँ कि पी रेशियो होता क्या है। पी रेशियो होता है, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो आपको सिंपल सी भाषा में समझना चाहिए कि उस कंपनी में आप 1 रुपया कमाने के लिए आपको 20 रुपये लगाना पड़ेगा। तो जिस कंपनी का जितना कम पी रेशियो होता है वो उतना अच्छा। अगर किसी कंपनी को आप ज़्यादा पी रेशियो पे खरीदते हैं तो आप वो शेयर ओवर वैल्यूड है, उसको आप उसकी इंडस्ट्री से कंपेयर करें पी रेशियो को, और उसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें। अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो उस शेयर को आप बाय ना करें, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता, उसको गिरना ही है, वो अपने रियल वैल्यू पर आके ही गिरेगा। दूसरा है ग्रोथ, यानी कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ तो कर रही है ना, कम से कम 15% हर साल उसे ग्रोथ करना चाहिए। और रिजर्व कैश, तीसरा रिजर्व कैश के बारे में आप जरूर देख लें कि कंपनी के पास रिजर्व में कैश कितना है। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो वो शेयर होल्डर्स को कितना वापस कर सकती है, उसको देख ले। उसके पास एसेट्स कितने हैं, एसेट्स यानी जो कंपनी को पैसे कमा कर दे, यानी जिससे कंपनी के पास पैसे आएंगे। और लाइबिलिटीज वो होती है जिससे कंपनी की जेब में से पैसे जाएंगे, यानी जैसा कि वो कर्जा हो सकता है। और एसेट्स उनके जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनके जो इन्वेंट्री हो सकती है, यानी जो स्टॉक्स में है, उनकी जो मशीनें होती है वो उनकी एसेट्स होते हैं, यानी जो उनको पैसा कमा कर देंगे। और कर्जा कंपनी पर जरूर देख ले कि कंपनी ज़्यादा कर्जे में तो नहीं है, हर साल उसका कर्जा बढ़ तो नहीं रहा। अगर कंपनी ज़्यादा कर्जा ले रही है हर साल तो वो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव साइन है, आप उस कंपनी में निवेश कभी भी ना करें। और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले कि टैक्स के बाद में प्रॉफिट कितना बच रहा है। कई बार कंपनियां बहुत ज़्यादा कर्जा लिया रहती है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो उनका हाई रहता है, लेकिन टैक्स के बाद में बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट होता है। और एक्सपेंसेस को ज़रूर ध्यान में रखिए कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस हर साल कम कर रही है या नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस हर साल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कभी भी निवेश ना करें। और ध्यान रखिए कि डिविडेंड कंपनी दे रही है नहीं दे रही है। अगर डिविडेंड देती है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट है। डिविडेंड यानी आपको जो बोनस होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज से ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और चलते हैं नेक्स्ट तरफ कि आपको ये तो बता दिया गया कब सेल करना है, किन से बचना है, क्या आपको देखना है कंपनी में, लेकिन आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कब आपको बाय करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पीटर बताते हैं कि स्लो ग्रोथ वाली कंपनियां जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो कंपनी को जब बाय करे यानी सेल करे कि जब उसकी मार्केट शेयर 2 साल से कंसिस्टेंट गिर रही हो तो उसे ज़रूर आप शेयर कर दे। अगर कंपनी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा रही है यानी दूसरे सेक्टर्स में अपना निवेश बहुत ज़्यादा कर रही है, जिनसे कि उनका फोकस उन सेक्टर्स पे जा रहा है, उनके मेन फोकस से हटकर, मेन प्रोडक्ट से हटकर उनका फोकस दूसरे पर जा रहा है, और उनसे नुकसान अगर कंपनी उठा रही है तो उससे आप ज़रूर निकल जाइए, उसे बेच दीजिए। और स्टॉलवर्ट कंपनियाँ, उनके अगर इनसाइडर शेयर बाय नहीं कर रहे, उनकी ग्रोथ रेट अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो है और एक्सपेंसेस उनके ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उस कंपनी से आज आप निकल जाइए। और तीसरा है साइक्लिकल कंपनीज, यानी वो कंपनियां जिनकी साइकिल के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, तो उनसे आप कभी भी, जैसा कि अगर अभी कोरोना में जैसा कि फार्मा कंपनीज थी जो सैनिटाइजर बनाती थी, मान लीजिए जो कंपनी, तो उसकी साइक्लिकल वैल्यू निकल गई है, तो आपको जब कोविड कम हुआ है तो उससे आपको निकल जाना चाहिए। तो अगर वो कंपनी किसी पैंडेमिक है, इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है, तो उससे आप जरूर निकल जाइए, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं रहती है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन कंपनीज पे। जैसे ऑटोमोबाइल होते, जैसे कि कोविड में मैंने आपको बताया फार्मा कंपनीज, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, लेकिन उसके बाद में इनकी वैल्यू कम हो गई है, तो आप उनसे ज़रूर निकल जाइए। जब ये पीरियड ख़त्म हो, आपको लगे कि अब इसके भाव गिरने वाले हैं, इसका पीरियड ख़त्म हो चुका है। और जो चौथा बताया है हाई ग्रोथ वाली कंपनी, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो उनमें आप देखें कि अगर कंपनी का पी रेशियो बढ़ रहा है, यानी ये वो कंपनियां होती है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, आप उनको
ढूंढते हैं, लेकिन अगर जब सबको पता लगने लग गया, ये कंपनी फेमस होने लग गई, यानी अगर आपने किसी शेयर को 10 रुपए में खरीदा था और अब वो बढ़ता बढ़ता 50 रुपए हो गया, तो पूरी दुनिया को उसकी खबर हो जाती है। और अगर उसका पी रेशियो हाई हो जाता है तो उसे आप बेच दीजिए। अगर उस कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ कंपटीटर को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे जरूर बेच दीजिए। आप वो कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। टर्न अराउंड कंपनी में आप ध्यान रखिए कि इन्वेंट्री यानी उनका स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है और उनकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो उन्हें आप जल्दी बेच दें। उनका पी रेशियो अगर हाई हो रहा है तो उसे बेच दीजिए, और उसकी सेल्स अगर डाउन जाती जा रही है क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, तो आप उससे जल्दी ही बेच दे। पांचवा, हिडन एसेट्स वाली कंपनियों को आपको खुद बेचना। जब सारी दुनिया को पता चल जाए, हर एक न्यूज चैनल, हर एक एनालिस्ट उसका एनालाइज करने लग जाए, तो उसे आप बेच दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक नॉर्मल आदमी को एक प्रोफेशनल से ज्यादा एडवांटेज होती है कि वो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है और उससे ज्यादा अच्छे शेयर को सेलेक्ट कर सकता है। जैसा कि एक डॉक्टर एक एनालिस्ट से ज्यादा बेहतर, एक प्रोफेशनल से ज्यादा बेहतर जान सकता है कि कौन सी दवा को पेशेंट्स ज्यादा यूज करें, किस कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ने वाला, किस कंपनी की दवा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर किस कंपनी की दवा को ज्यादा परचेज कर रहा है, तो वो डॉक्टर एक बेहतर जानता है। जैसा कि अगर किसी कार की कंपनी में एक मैकेनिक है या वो जो कार बनाता है, उसे बेहतर पता रहता है कि कार के पास ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कार कंपनी के पास ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं कि या कार कंपनी की कार बनाने की कैपेसिटी घटती जा रही है, तो उसे ज्यादा पता रहता है। जैसे कि हर एक नॉर्मल इंसान को ज्यादा नॉलेज रहती है जो उस सेक्टर में काम करता है, तो आप भी उसी शेयर को चूज करें जिसके बारे में आप जानते हो, यानी जो नॉर्मल लाइफ में आप शेयर उसके बारे में जानते हो। जो कि बहुत सारी कंपनियां आप अपने आसपास देखिए जिनको आप यूज करें, उनको आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो उसी में शेयर में इन्वेस्ट करें। जैसा कि वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि अगर किसी शेयर में मुझे 1000 गुना ज्यादा भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर वो मेरे समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसे कभी भी बाय नहीं करूंगा। तो आपको जो बिजनेस समझ में नहीं आया कि ये क्यों बढ़ेगा, क्या कारण होगा इसके ये जो फ्यूचर में बढ़ेगा, तो उसके बिना आप निवेश ना करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिंग पे या शेयर मार्केट पे और वीडियो बनाए तो हमें कमेंट करके बताएं। हम चाहते हैं कि हमारा देश ज्यादा निवेश करे। हमारे देश में बचत करने की, एफडी में पैसे डालने की, सेविंग में पैसे डालने की माइंडसेट है, जो कि बहुत गलत है। आपको पता है कि एफडी में 5 से 7% का उनको रिटर्न मिलता है। 7 से 8% हमारी इन्फ्लेशन यानी हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो माइनस में जा रहा है पैसा, ना कि सेविंग अकाउंट के। तो आप इंटरेस्ट जानते हैं कि कितने कम है। हमारे देश में सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस समय शेयर मार्केट में निवेश करती है, जबकि अमेरिका में ये 55% है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा इंस्पायर हो और ज़्यादा सीखें, उनकी निवेश करने की माइंडसेट बदले, हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह तरक्की करे, तो हम चाहते हैं कि ऐसे मोटिवेशनल और बिजनेस स्किलफुल वीडियो हम इस चैनल पे बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका 5 सेकंड का समय निकाल कर लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।